Okay, when we talk about the IELTS paper, it's always written on the question paper 40 minutes, ठीक है। और उस पे जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो एक्चुअली सजेस्टेड या सजेशन स्टेटमेंट होती है IELTS की तरफ से। आपके पास 60 मिनट्स है, जैसे भी हमने बात की। आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर आपसे खुद कह रहा है कि यार आप जो है ना 40 मिनट्स टास्क 2 पे स्पेंड कर। क्यों स्पेंड कर दो? दो तीन रीजंस है। एक तो ये थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है, इसके अंदर आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं एज कम्पेयर टू टास्क 1, थोड़ा सा लंबा है। दूसरा, इसमें आपने आइडिया जनरेट भी करना है और फिर उसको राइट भी करना है। और सिर्फ आइडिया लिखने के नंबर नहीं है, आइडिया को डेवलप भी करना होता है, मीन्स उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो यहाँ पर जरा सोच के लिखने वाला काम। टास्क 1 कंपैरेटिवली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, उसमें कंटेंट गिवन होता है, आप देख के लिख सकते हैं। इसीलिए इसकी वेटेज भी ज्यादा है। वेटेज से मतलब ये है कि इसके नंबर ज्यादा हैं क्वेश्चंस के अंदर, लाइक आपके राइटिंग में। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ऑब्वियसली वो भी इसकी ज्यादा है, 250 वर्ड्स। और तीसरी बात, एग्जामिनर आपसे खुद कह रहा है कि जी 40 मिनट्स हैं इसको करने के लिए। बट अगेन, 40 मिनट्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आप इसको जल्दी कर लेते हैं, यू कैन मूव ऑन टू योर टास्क 1। और अगर आप इसको सेकंड नंबर पे कर रहे थे तो ऑब्वियसली आप फिर वेट कर सकते हैं जब तक वो पेपर कलेक्ट नहीं करते या सबमिट नहीं हो जाता। और अगर आप इसको पहले कर रहे हैं तो डजेंट मैटर कि 40 मिनट्स में हुआ है, 35 में हुआ, 45 मिनट्स में हुआ। ये सिंपल वही तरीकाकार है। आपके पास दो क्वेश्चंस और 60 मिनट्स। टाइम मैनेजमेंट इज इन द कैंडिडेट्स कंट्रोल। आपने मैनेज करना है उसे, बस है कि 1 घंटे में दोनों सवाल करके उनको देने, दैट्स द टास्क। ऐसे ही है, कन्वेंशनल स्टाइल है। हम जब भी एग्जाम्स करते ही होता है, एक टोटल टाइम दिया जाता है, टोटल क्वेश्चंस दिए जाते हैं और स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है। ये स्टूडेंट की मैनेजमेंट होती है, क्या करना है, कैसे करना है। और मेरा ख्याल है आमतौर पे जितने भी पेपर थे जिसमें आपने आंसर खुद लिखना होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं आती, तो सीक्वेंस आपके हाथ में होता है। आप पहले कर लें, बाद में कर लें। टीचर्स ये रेकमेंड करते हैं कि बस उसको लेबलिंग प्रॉपर कर दें, सो दैट वी नो किस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। तो आइट्स में क्योंकि अभी कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो इसके पैनल्स ही डिफरेंट है। टास्क 1 का पैनल डिफरेंट होता है, जिसमें टास्क 1 का आंसर लिखा जाता है। और टास्क 2 का पैनल डिफरेंट होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे, मैंने टास्क 2 पहले करना, तो वहां पर जो आपको ब्लैंक पेज मिलेगा फॉर द टाइपिंग, वो ऑटोमेटिकली सिर्फ टास्क 2 के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। गुड, तो मिक्स होने के चांसेस नहीं है इसके अंदर। और जी, इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, या ऐसे टाइप्स आप कह सकते हैं। आई विल नॉट से द ऐसे टाइप्स, इसको बेसिकली हमें क्वेश्चन टाइप्स ही कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको आइल्स के पेपर में एक ही टाइप का आता है। हाँ, आगे क्वेश्चंस की सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। आइल्स में आप जब भी ऐसे करेंगे, मैं जॉनरा आपको बता देता हूँ, इट्स ऑलवेज एन आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि आपने एक काइंड ऑफ डिबेट करनी है, और डिबेट करके आपने अपना एक ओपिनियन उस पर देना होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसलिए आइल्स में आप कोई भी ऐसे करते हैं, एनी ऐसे, यू हैव टू अपेंड योर ओपिनियन इन दी ऐसे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव वो आपसे क्लियरली पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। ये बाय डिफॉल्ट आइल्स के ऐसे का एक पार्ट है। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं करूँ ये बाय डिफॉल्ट आइल्स के ऐसे का पार्ट है, तो आई नीड टू शो यू समथिंग कि क्यों ये ऐसे में कह रहा हूँ। दिस इज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट, जो कि आइल्स के एग्जाम में एक टिपिकल क्वेश्चन। हमारा आज का टारगेट भी ये, और इसी को हम देख लेते हैं। हाँ जी, विजिबल है सबको? ऑलराइट। As per the question statement, you can clearly see it says you should spend 40 minutes on this task. जैसे भी हमने बात की है, ये suggestion है. It's not mandatory that you have to spend 40 minutes. You can do it earlier, you can do it with more time, and you can spend 45 minutes even. ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, जिसके अंदर यू गेट टॉपिक, मैं इधर टी लिख देता हूँ, एंड यू गेट क्वेश्चंस। डिमांड आपसे ही कर रहा है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और नॉलेज। जब भी आता है ना योर, कि आप अपने मुताबिक बताएं, सो इट मीन्स आई हैव टू गो लाइक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, या मेरे हिसाब से ये बात हो। ठीक है, इसका फिर कोई बुकिश आंसर नहीं होता। एक होता है ना कि मैंने बुक से कुछ याद किया तो मैं उसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। आइल्स की डिमांड ये है कि आप जो भी ऐसे लिखें उसको
पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल उस पे अपनी कोई ओपिनियन ऐड करें आप। अब इवन दो क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा कि ओपिनियन दें डायरेक्टली, बट ये जो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर मैं अभी एरो लगा रहा हूँ, ये डिफेक्टो स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शंस का पार्ट। सो बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, वन वे और दिया तो गुड। इसलिए अगर आपको कभी भी कोई डाउट होना कि यार इसमें लिखा तो नहीं है, व्हाई आई शुड गिव माय ओपिनियन, ये डिफेक्टो स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है। ठीक है। एंड आई बिलीव कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि सबका एक्सपीरियंस, सबकी नॉलेज डिफरेंट होती है, क्योंकि आपका परसेप्शन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है चीज़ों को। एक ही बात पे वन पर्सन इज थिंकिंग वन वे एंड द अदर पर्सन इज थिंकिंग अनदर वे। और कभी कभी किसी चीज़ के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, अगर तीन चार लोग हो तो हो सकता है सबके व्यूज डिफरेंट हो उस चीज़ के। गुड। आइट्स की डिमांड ये है कि आप जो भी सोच रहे हैं ऑन द टॉपिक, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दे दें। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर को कन्विंस करना है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली प्रेजेंटेड है, योर आंसर इज करेक्ट। इसलिए आइट्स में कोई भी आंसर ना तो गलत है ना सही, नेगेटिव भी हो सकता है ना। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग कुछ और होता है। ठीक है। ये आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग है, आपने गिवन टॉपिक के ऊपर बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज करते हुए अपने एक ओपिनियन क्रिएट करना। मेकिंग सेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज अभी बारिश हो रही है, ठीक है, एंड कुछ लोग लेट आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। सो ऑब्वियसली आपका इसके ऊपर डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। अगर जब बारिश हो तो हमारी कंट्री में क्या क्या लाइक फैसिलिटीज होनी चाहिए कि कन्वेंस डिस्टर्ब ना हो, आपकी आमदरफ्त डिस्टर्ब ना हो और आप इजीली अपने काम कर सकें। जैसे आपको याद हो थर्सडे को भी इट वाज टू मच रेन एंड स्टार्टेड बिट अर्लियर, वी हैव टू पोस्टपोन द क्लासेस। इवन हम ऑनलाइन कर सकते थे मगर वो फिर बिल्कुल ऑन द लाइक टाइम था, फिर हमने सोचा पोस्टपोन करते थे। गुड। इस पे ओपिनियन हो सकता है ना। कुछ ने बहुत अच्छी सी मुझे बना के भेजी थी उस दिन, हंसी वाली, वो बहुत खुश थे कि छुट्टी हो गई है, दैट्स वन व्यू। और कुछ का था यार एक क्लास आया हो गई। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए। ठीक है। तो सबका अपना अपना रीजन हो सकता है किसी चीज के ऊपर, आपने वो रीजन हमें बता दिया लिख के, आइट्स वाले कहते हैं आपका आंसर करेक्ट है। मेकिंग सेंस। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आइट्स में हम जब भी कोई ऐसे करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि आप ओपिनियन ऐड करें, या उसको हम आर्ग्यूमेंटेटिव बेसिस इसलिए बोलते हैं बिकॉज द आर्ग्यूमेंट्स आर देयर। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स वहां पे ऑलरेडी होती हैं। हाँ जी, ये वाली बात मेरी समझ आ गई है। ठीक है। सो इट्स ऑल बस आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेस। हमने एक ही ऐसे बार बार करना है, हाँ उसके क्वेश्चन पूछने का स्टाइल डिफरेंट है। समटाइम्स दे आस्क सम क्लियर ओपिनियन, एग्री डिसएग्री करवा देते, समटाइम दे आस्क कि अच्छा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करके अपने ओपिनियन दें। और आज जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो उसको हम टू पार्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। टू पार्ट क्यों कहते हैं वो भी मैं क्वेश्चन पे दोबारा जाऊंगा तो आई एक्सप्लेन। Because we have only one type of question, but different types of like one type of essay, but different type of sub questions on the same essay. That's why we have only one structure. एक ही structure है इसको लिखने के लिए। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, क्योंकि क्वेश्चन एक ही पूछते हैं, पूछने का अंदाज डिफरेंट है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपने फिक्स कर लेना है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। आपने जब भी हमें ऐसे लिख के देना है आइल्स का, ये उसका एक कह लें कि एक रफ स्केच बना हुआ है, कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं और कौन से पैराग्राफ में क्या करना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। बाकी तो टॉपिक और आपके कंटेंट पे डिपेंड कर। गुड। आई एम जस्ट गोना गिव यू 1 मिनट टाइम, आई वांट कि आप सब इसको रीड कर लें अच्छे से, जिसको मैंने मार्जिन किया। ये जो ओपिनियन वाले थे, ओपिनियन हमने पैराग्राफ के अंदर देनी है या इंट्रो में और कंक्लूजन में? चलिए मैं उसको कवर करता हूँ अभी आपके आंसर। ओके। टॉपिक्स पूछ रहे हैं, आई आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। जी फ्रेंड्स पढ़ लिया। ठीक हो गया। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप दोनों के जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करता हूँ। एक चीज याद रखनी को ना, मेक 4 पैराग्राफ्स फिक्स्ड है। वन,
2, 3 एंड 4। आपने आज तक जितने भी एसेस किए होंगे आपको टीचर्स ने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि इंट्रो एक ही होता है पूरे ऐसे का, और कंक्लूजन भी एक ही होता है। हम भी यहाँ पे ही कह रहे हैं, वन पैराग्राफ, द वेरी फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन एंड द लास्ट पैराग्राफ इज द कंक्लूजन। गुड। हाँ, दरमियान में जो आपकी एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ्स होते हैं जिसको हम बॉडी ऑफ द ऐसे बोल देते हैं, अगेन अब यहाँ पे फर्क है, डिफरेंट जो आपने एसेस किए वहाँ पे टीचर्स डिफरेंट आपको इस पे अपनी लाइक सजेशंस या एडवाइस करते रहे। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि वो किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। आइट्स के अंदर यू आर सपोज टू मेक मिनिमम 2 पैराग्राफ्स, एक्सटेंड हो सकते हैं बट आई डोंट रेकमेंड। ठीक है, बट अगर आपने कभी एक्सटेंड करने भी हैं तो यहाँ पर एक्सटेंशन हो सकती है, बॉडी पैराग्राफ को आप 3 पे लेके जा सकते हैं। इंट्रो और कंक्लूजन सिंगल सिंगल लिखेगा, नेवर स्प्लिट इट, never make 2 intros and never make 2 conclusions. We got on this one? ठीक है, तो मिनिमम 4 पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट है। इंट्रो की रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू गिव थीसिस स्टेटमेंट एंड यू नीड टू पैराफ्रेज द टॉपिक। सर आपका क्वेश्चन का आंसर आने लगा अब। सर ने सवाल पूछा है कि क्या इंट्रो में ओपिनियन देना है कि दरमियान में भी दे सकते हो, और ओपिनियन एसेस के अंदर। ठीक है, मैं बड़ा क्लियरली बताने लगा हूं, ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे डिफरेंट टीचर्स की अपनी अपनी राय है, वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं, मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता कि उनके पास उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। बट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं इसको रिलेट करके आपको आयट्स के वो जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स है वहां से रिलेट करके बता सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ वही बताने जो आयट्स वाले खुद डिमांड कर रहे हैं। आयट्स की डिमांड ये है कि जो इंट्रोडक्शन है ना, इसमें अपनी थीसिस स्टेटमेंट जरूर देना है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपकी राय क्या, व्हाट्स योर ओपिनियन। हमने भी शुरू में डिस्कस कर लिया कि ऑल दी एसेस आर ओपिनियन एसेस। आपने ओपिनियन देना ही देना है उसके अंदर, वो डिमांड कर रहा है या नहीं कहा, एक्सप्लिसिटली लिखा है या नहीं लिखा। मेकिंग सेंस? सो दिस इज वेयर यू नीड टू गिव योर ओपिनियन। हाँ, आप यहाँ पे क्लियर ओपिनियन दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी मैं इस तरफ हूँ, या आप ये लिख सकते हैं कि जी मैं अभी इस ऐसे को एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। दोनों स्टेटमेंट्स को रखता हूँ। ठीक है, कई बार आप शुरू में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं आई लेट मी एक्सप्लेन, और इसकी एक टिपिकल से स्टेटमेंट है जो स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं, दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ व्यूज एंड इन द एंड आई विल गिव माय ओपिनियन। ठीक है, अब ये एक डिफेक्टो स्टेटमेंट्स है। मैं इसको पर्सनली तौर पे लाइक क्या कहना चाहिए, आई विल नॉट से इट्स अ गुड स्टेटमेंट टू राइट इन द आईएलटीएस। ठीक है, आप ही लिख रहे हैं ना, तो व्हाई यू राइट दिस ऐसे, आप कहिए जी मैं भी पार्शल हूँ। ठीक है, आई एम पार्शल ऑन दिस एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड देन आई विल बी मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। ठीक है, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट बना के, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हैं, राइट इन दिस वे। ठीक है, हाँ फिर बात आ जाती है जी इसमें पैसिव स्ट्रक्चर यूज करने हैं, मगर जब आप ओपिनियन देंगे वो तो आपने देनी है ना। आइल्स वाले खुद कह रहे हैं जी अपनी ओपिनियन दें, वो तो फिर फर्स्ट फॉर्म में जाएगी, उसके अंदर तो आई मी या माई का वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो पैसिव स्ट्रक्चर तो नीचे आ जाएंगे। पैसिव के अंदर बेसिकली आप आई मी का वर्ड यूज नहीं करते हैं। मेकिंग सेंस? दिस इज वेयर यू नीड टू गिव योर ओपिनियन। आप इधर ओपिनियन जरूर दें। जैसे आप अपने ऐसे को कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दोबारा लिखा हुआ है, क्रक्स ऑफ द मेन पैराग्राफ्स मींस जो भी आपने एक्सप्लेन किया है उसको समराइज करके या उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपने नीचे लेके आना होता है, बिकॉज यू आर कंक्लूडिंग योर ऐसे। एंड हियर यू नीड टू गिव योर क्लियर ओपिनियन, मस्ट है। अगर आपने ऊपर लिख भी दिया ना कि आई विल एक्सप्लेन एंड देन आई विल डिसाइड, तो नीचे आके आपने बताना है कि व्हाट यू हैव डिसाइडेड। आपको यहाँ पे क्लियर ओपिनियन देनी पड़ेगी। अगर आप ऊपर पार्शल हैं तो नीचे आके बता दिया आप कितने पार्शल हैं, लाइक 50-50 हैं, 60-40 हैं, व्हाट। और अगर आप वन साइडेड हैं तो नीचे आके क्लियरली बता दिया कि आई एम ऑन दिस साइड। ये 2 पैराग्राफ्स फिक्स्ड है ओपिनियन के लिए। इधर मैं कहूंगा क्लियर ओपिनियन देनी है, इधर ऑप्शनल है, आप ना भी दें तो काम चल जाए। ये वाली बात क्लियर हुई सर? अब अगर आप दरमियान वाले पैराग्राफ्स में भी ओपिनियन ऐड करना चाहते हैं कोई हर्ज नहीं, कर दें ऐड, मगर इंट्रो और कंक्लूजन मैंडेटरी है, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। गुड। ठीक है, अब दरमियान में कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पार्शल हैं तो आप कहेंगे टू सम एक्सटेंड आई एम विद दिस वन, और जब ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे आप इधर भी कहेंगे ये भी कुछ सही कह रहे हैं, आई एम विद दिस वन एज वेल। नीचे आपके आप क्लियरली बता देंगे कि आप बिल्कुल 50-50 हैं, यू आर डिवाइडेड ऑन दिस थिंग, 60-40 हैं जो भी है। और अगर आप वन साइडेड है तो आप जब इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे एज्यूम करते हैं कि आप इस वाली साइड पे, आप कह देंगे जी मैं इन लोगों के साथ हूँ,
और जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कोई भी ओपिनियन ऐड नहीं करेंगे। सो बॉडी में ओपिनियन ऐड करना इज नॉट नेसेसरी, बट इंट्रो एंड कंक्लूजन यस, नेसेसरी। हाँ जी, आप सबको भी समझ आ गया? सर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, जब मैं जरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लूँ फिर आपका आंसर करो। सो द इंट्रो इज वेरी लाइक बेसिक, उनका एक फिक्स स्टाइल है, और इसके अंदर सिंपली जो है ना vocab की गेम है, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट इंट्रो ओनली, दिस पोर्शन। व्हेन वी से पैराफ्रेज द क्वेश्चन, क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है, इसको मैं यहाँ पे टॉपिक कर देता हूँ। आपको हमेशा वो एक टॉपिक देंगे और उस टॉपिक पे वो आपसे कोई ना कोई ओपिनियन मांगते हैं। सबसे पहला काम है उस टॉपिक को रीराइट करना। ये जो काम है ना, ये एक्चुअली आपकी वोकेबलरी का चेक हो जाता है। दैट्स हाउ दे चेक द वोकेबलरी। दैट्स हाउ दे चेक कि आप गिवन स्टेटमेंट को रीराइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर, बाय चेंजिंग द वर्ड्स। अगर आप ये दोनों काम कर सकते हैं, जॉब डन, उसने टिक लगा देना है यहाँ। गुड। दूसरा, ऑब्वियसली उन्होंने आपसे कोई ना कोई तो सवाल पूछने हैं। उस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, यहाँ पर आप काइंड ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म में देते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको अभी एक्सप्लेनेशन की परमिशन नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे स्टेट कर दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। इट कुड बी इन वन वर्ड और इट कुड बी इन वन लाइन। अब आइट्स में क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का नंबर मिलते हैं, सेंटेंस बनाना है, इट्स बेटर कि आप जब भी थीसिस आंसर देंगे अपना, एक लाइन में लिखना आप जो भी आप कहना चाह रहे हैं। अब क्योंकि अपनी राय का इजहार है, तो वो स्टेटमेंट ऐसी बनेगी, मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ, या मैं दोनों के साथ हूँ। ऐसी कुछ स्टेटमेंट हर बार एक ही तरह की स्टेटमेंट आ रही होती है, डिपेंडिंग अब आप उस दिन लिखने कैसे लगे, हाउ यू गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, वो वेरिएशन में चली जाती है। कि दो काम आपने करने हैं, आपका इंट्रो इज डन। जब आप मेन पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि एक ही फॉर्मूला मैंने दो दफा लिखा होगा। इसका मतलब है कि आयट्स में आपने जितने भी बॉडी के अंदर मेन पैराग्राफ बनाने, वी हैव वन फॉर्मूला। जब नया पैराग्राफ बनाना है, सेम फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, सेम फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। व्हाट? अभी मैंने आपको स्टेटमेंट इसने कहा था गिव योर आंसर। ठीक है, आंसर मींस आइडिया दें। और उसने कहा था रीजंस, रीजंस को वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में मांगते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। रीजंस हो गया कि एक्सप्लेन करें कि आपने ये वाला आंसर क्यों दिया, एक्सप्लेनेशन। और उसी रीजन को सपोर्ट करने के लिए वो कहते हैं यार साथ कोई एग्जाम्पल भी ऐड कर। जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो ये जनरल हो सकता है। आप जनरली बात करते हैं, आप कहते हैं मोस्टली गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए। आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोकल काउंसिल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सारे इदारे ही हैं। मेकिंग सेंस? मगर जब आप उसको एग्जाम्पल में कर देते हैं ना, तो फिर आप इसको ब्रेक डाउन करके स्पेसिफिक कर सकते हैं, पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पंजाब को ये करना चाहिए। मीन्स अगर लाहौर की कोई काउंसिल बनी है जो पूरे लाहौर सिटी को मैनेज करता है, तो लाहौर को ये करना चाहिए। सो देन वो नैरो डाउन हो जाता है, जो जनरल बात की है वो एकदम सेपरेट हो जाती है कि एग्जाम्पल क्या बन गई। मेकिंग सेंस? इसको हम कहते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देके उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं। दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। अब आपने जितने आइडियाज देने हैं, हर आइडिया के लिए सेम काम करना पड़ेगा, क्योंकि आइडिया इज जस्ट अ बुलेट। तो बुलेट को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल देनी है। दो में कर लें। एक्चुअली ओवरऑल जो है ना, आपको बस ये देखना होता है कि मेरा आइडिया डेवलप हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ थोड़ा सा। क्या बताने लगा था, जेन से निकल गया। ओके। आइडिया जो है ना, इसको इस तरह से आप समझ लें, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये काइंड ऑफ आपका हेडर है। हेडिंग्स की है ना सबने? जब हम हेडिंग लगाते हैं तो उसमें एक्चुअली मेन पॉइंट होता है। आइट्स में जब आपने आइडिया लिखना है तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस में जाना चाहिए। अगेन वो बुलेट नहीं बन सकते, बुलेट्स नहीं मांगते, वो कहते हैं जुमला लिखिए। आपने एक जुमले में अपना आइडिया दे दिया, अब वो तो हो गया आपका हेडर। अब हेडर के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन टू सेंटेंस में भी आ सकती है, थ्री में भी आ सकती है, इवन फोर में भी आ सकती है। दैट डिपेंड्स कि आपके पास कंटेंट कितना अवेलेबल है। या आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको लग रहा है ये काफ़ी है, गुड टू गो। इसी तरह फिर जो आपने एक्सप्लेनेशन किया उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एक एग्जांपल चाहिए होती है, जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है गवर्नमेंट्स की, और फिर मैंने उसको ब्रेक डाउन किया। अब कई बार होता ये है कि हमारे पास एक्सप्लेनेशन बहुत होती है, हम एक्सप्लेन ज़्यादा कर देते, तो फिर एग्जांपल को आप ब्रीफ कर दें, वन वर्ड में कन्वर्ट कर दें।
सारी चीजें एक्सप्लेन करिए जी, गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। और एंड पे आप कहते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, कि इस गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ किया, तो दूसरों को उसको फॉलो कर लेना चाहिए। वी हैव एन एग्जांपल, एक लाइन में एग्जांपल आ गया। कभी कभी आपके पास एक्सप्लेन करने का तरीका कार ये होता है कि आप एग्जांपल को एक्सपैंड कर दो, आप आइडिया देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी गवर्नमेंट्स को एनवायरनमेंट पे काम करना चाहिए, और साथ ही आप कहते हैं फॉर एग्जांपल द पंजाब गवर्नमेंट, और आप नीचे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर देते। तो आपने क्या किया, आपने एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। इस पे अब ये बताना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है कि एक्सप्लेन में कितनी लाइंस चाहिए और एग्जांपल में कितनी चाहिए। हाँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट आपसे या आइल्स वाले रिक्वायर करते हैं वो ये है कि आइडिया डेवलप होना चाहिए। मीन्स उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका जो आइडिया वो कन्वे हो जाए, उसमें कोई कमी ना नजर आ रही, इनफ वर्ड्स होने चाहिए। अब अगर हम वर्ड्स की बात करें तो आई बिलीव, क्योंकि बार बार जब हम मैसेज लिखते हैं तो एक आइडिया अगर आपने देना है या दो भी देने हैं, एक पैराग्राफ जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए 100 वर्ड्स मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप 100 वर्ड्स लिख दें काफी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका एक ही आइडिया है, तो हो सकता है वो 10-15 वर्ड्स आइडिया ले लें, इसका मतलब बाकी 85 से 90 वर्ड्स आपके एक्सप्लेन और एग्जाम्पल में जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको या तो एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा या एग्जाम्पल को एलेबोरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप दो आइडियाज लिखना चाह रहे हैं तो फिर तो सिंपल डिवीजन होगी 50-50। 50 वर्ड्स एक आइडिया को दे दें और राउंड अबाउट 50 एक को दे दें, या 60-40 कर लें। अब अगेन 50 वर्ड्स हैं, तो अगर मैंने 10 वर्ड्स एक जुमले में लिखे हैं टू गिव एन आइडिया, तो मेरे पास अब 40 से 60 वर्ड्स, 50 वर्ड्स हैं। तो मैं अगर दो लाइनें लिख देता हूँ, कोई 25-30 वर्ड्स में एक्सप्लेन में कर देता हूँ, तो 10-15 वर्ड्स में इधर एग्जाम्पल में लिख दूँ, आराम से मेरे 50 वर्ड्स में एक आइडिया एक्सप्लेन हो जाती है। ये चीज आप विद द प्रैक्टिस ऑफ टाइम सीखेंगे, इसको मैं बाउंड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कंटेंट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिसमें आपके पास आइडियाज और एक्सप्लेनेशन बहुत होती है, और कभी कभी कुछ ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास कंटेंट ही अवेलेबल नहीं होगा, आपको सोच सोच के लिखना पड़ेगा, दाएं बाएं से चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और आप उसको इनडायरेक्टली रिलेट करके कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आइल्स में हमारे टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, आमतौर पे वो क्या उठाते हैं, आमतौर पे वो करंट अफेयर्स उठाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ही सोशल टॉपिक है। आप आइल्स की तरफ पूरा पेपर एनालाइज करें, चारों मॉड्यूल्स, लिसनिंग, सारी चीजें सोशल हैं। 4 सेक्शन है, 2 सोशल आते हैं, 2 एकेडमिक आते हैं। अब आप सारे ऑलरेडी इंटर मैट्रिक बीए एमए करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपको एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है। मैं कोई टॉपिक उठा लूं कि स्कूल में यूनिवर्सिटी में क्या होता है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है, कर सकते हैं? ठीक है, आप माशरे में रहते हैं, करंट अफेयर्स को देखते हैं, माशरे में क्या हो रहा है, लाइक इकोनॉमी क्या कर रही है, जंग हो रही तो क्या हो रहा है, अगर कहीं पे कोई फ्लड्स आ जाते तो फिर क्या होता है, लाइक ये ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स पे रहते हैं वो, कह लें कि सोशली कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं मगर जनरल वाले। ठीक है, बहुत ही कोई माइन्यूट से नहीं उठाते, जो जनरल होते बड़े बड़े टॉपिक्स होते जो आम तौर पे हम डेली न्यूज में सुन लेते हैं, जिसको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, रोज इस पे बात हो रही होती है। ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स उठाते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफाई करना मुश्किल है। अब मैं कहूँ जी एजुकेशन पे एक टॉपिक है, एजुकेशन के ऊपर सवाल बेशुमार बन सकते हैं। मैं हेल्थ का टॉपिक उठा लेता हूँ, हेल्थ पे क्वेश्चंस बेशुमार बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करना इंटायरली डिफिकल्ट है। हाँ, हम सेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें वो उठाते हैं। वन वर्ड में इसको मैं सम अप करूँ तो करंट अफेयर्स, जो भी दुनिया में आजकल हो रहा है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, आमतौर पे समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में यूजुअली अराउंड द ग्लोब लोग वेकेशंस पे जाते हैं। आप आजकल पेपर देने वाले वेकेशंस के ऊपर टॉपिक आ सकते हैं। गुड, दिसंबर में क्रिसमस आ जाता है या न्यू ईयर आ रहा होता है, उसमें न्यू ईयर से रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड आ सकते हैं। ईद की डेट्स क्योंकि चेंज होती रहती हैं, अगर आप किसी ऐसे टाइम पे पेपर दे रहे हैं, ईद आ रही है, तो फेस्टिवल्स पे टॉपिक आ सकते हैं। करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, करंट अफेयर्स में गुड। रिसेंटली भी पिछले दिनों जंग का माहौल बना हुआ था, इंटरनेशनल न्यूज़ है, टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, आजकल जो है आमतौर पे ये एशियन कंट्रीज के अंदर ये क्योंकि मौसम उस तरह के है, सैलाब लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, टॉपिक आ जाते हैं।
पुराना खास तो कहीं पे अर्थक्वेक आया था, जैसे भी कुछ दिन पहले थाईलैंड पे आया था। करंट अफेयर्स अभी 2-3 महीने पहले की बात है। आपको टॉपिक आ जाएगा कि अर्थक्वेक आ गया तो क्या ओपिनियन है, इदारों को क्या करना चाहिए, या प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, अपनी राय का इजहार कर दें। करंट अफेयर्स, इसलिए कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये सारे सोशल टॉपिक्स हैं। गुड। सो दैट्स हाउ दे सिलेक्ट द टॉपिक। बाकी टॉपिक कोई भी आ जाए, अगर आप करंट अफेयर से थोड़े से इल्म है आपको, उसको आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आप इजीली उसको रिलेट करके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्मूला यही है, आप जो सवाल पूछा समझ आया, उसको आइडिया लिखा, एक्सप्लेन किया, और साथ ही कोई एग्जांपल डाला इसके अंदर। ठीक है। अब एग्जांपल आपके पास फैक्चुअल नहीं है, क्रिएट कर ले, कोई मसला नहीं, हाइपोथेटिकल चले जाए, खैर है, आइट्स वाले एक्सेप्ट करते हैं, बस एक टॉपिक को मैच करनी चाहिए। गुड। अभी पिछले दिनों शायद हमने आपको एक टॉपिक दिया था, शायद होमवर्क में था, या शायद मेरा ख्याल है टेस्ट में था, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मेरे पास कुछ पेपर आए थे चेक करने के लिए। उसमें ये था कि जो एक्स ऑफेंडर्स होते हैं, प्रिजनर्स कह लेते हैं हम, क्रिमिनल्स कह लेते हैं, एक्स क्रिमिनल्स, जब वो रिलीज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन ये था कि दे आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू द यंग पीपल, टू एजुकेट देम कि यार ये वाला काम ना करो, इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं है। अपनी राय का इजहार कर दे, यस और नो। इफ यू थिंक दीज आर द गुड पीपल, तो कुछ लोगों ने उसके फेवर में लिखा हुआ है कि व्हाई एक्स क्रिमिनल्स शुड बी टॉकिंग टू द यंग पीपल्स या नॉन ऑफेंडर्स, ताकि वो गलती करें ना। और कुछ ने लिखा हुआ था कि उस पर ओपिनियन थी आपकी कि आप मानते कि नहीं मानते। कुछ लोग कह रहे थे यार वो तो एक्स क्रिमिनल्स है, वो तो एक आप डायरेक्ट कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि क्राइम करना है तो इन लोगों से रब्ता कर लो, फिर आप तो और ऑफेंडर्स क्रिएट कर रहे हैं। अब देखना पॉइंट ऑफ व्यू है अपने अपने। अब आपके पास अगर कंटेंट है कि अगर एक्स क्रिमिनल्स नहीं तो कौन बच्चों को गाइड करे, तो फिर आप उसका आंसर कर सकते हैं। कौन कर सकता है बच्चों को गाइड अगर क्रिमिनल्स ना करें तो? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? कैसे करेगी गवर्नमेंट? ये हो गया आइडिया, एक्सप्लेन करें गवर्नमेंट क्या करेगी। सेमिनार का। एक सेकंड, कैसे करेगी? सोशल मीडिया बच्चे तो देखते नहीं, जब क्रिमिनल की बात है कि परे करो, स्क्रॉल करके हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लगता। फिर कैसे करेंगे? करेंगे, हाँ, तो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? ये चीज, स्कूल बच्चा आया हुआ है, ठीक है, आप एक सेशन रख लेंगे जी, आज कोई अथॉरिटीज आएंगी, लेट्स सपोज कुछ पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, और वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या होता है। अब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व। अब देखिए ब्रेक डाउन हो गया, आप उसको अच्छा एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर निखर के सामने आ जाएगा। आप जनरल बात करेंगे तो एग्जामिनर भी सोच रहेगा एक्सप्लेनेशन किधर है, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे। टीचर्स को आप ट्रेन कर सकते हैं, आप टीचर्स को भेजें ऐसी अथॉरिटीज के पास, जैसे ऑफिशियल्स हैं, जैसे क्राइम है, पुलिस है, टीचर्स ट्रेंड हो, वो हर हफ्ते एक लेक्चर कंडक्ट कर लें, क्योंकि ऑफिशियल्स का हर हफ्ते आना मुश्किल है। टीचर्स तो डेली स्कूल में आ रहे हैं, डेली कॉलेजेस में आ रहे हैं, वो हर हफ्ते एक लेक्चर ही रख लें कि यार ये काम नहीं करना आपने, आपका कैरियर स्पॉइल हो जाएगा, शॉर्टकट्स नहीं लेने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एथिक्स पे बात कर लें। मेकिंग सेंस? ऑफिशियल लोग आ गए, ठीक है। दूसरी साइड वही है कि एक्स ऑफेंडर से बात कर सकते हैं। चले एक्स ऑफेंडर्स की बात करें, उसकी फेवर में बात करनी है कि अगर एक्स क्रिमिनल, तो हम कहें यार वही बेस्ट पीपल है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी? उससे यंगस्टर पे क्या इम्पैक्ट आने, अब आप ठहर जाइए, अब आप ठहर जाइए, यंगस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है? क्यों? क्यों अलर्ट हो जाएंगे? वो तो टीचर्स भी बता रहे हैं, पुलिस ऑफिसर भी आके यही बता रहा है, तो एक्स क्रिमिनल्स का क्या इम्पैक्ट आएगा बच्चों में? पुलिस वाले भी को आप क्राइम पेट्रोल नहीं देखते, ऐसी स्टोरी बना के दिखाते जैसे उन्होंने क्राइम किया हो। फेस उस दौरान की मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट हुआ है उसको बता सकते हैं कि इस दौरान मैं डिप्रेशन में रहा और मुझे करने की तरह दैट्स व्हेन आप भी वही बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके साथ क्या क्या आप बीती हुई, आप बीती सुना सकते हैं। स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? स्टोरी तो मैं भी आपको सुना सकता, क्रिमिनल था, पकड़ा गया, उसके साथ ये होगा, उसके साथ वो होगा, मैं एक्टिंग भी कर दूंगा बीच में, शायद उससे अच्छी स्टोरी सुना दूं।
और ऑनलाइन फ्रेंड्स आप भी चिप इन कर सकते हैं। सर फिर ये भी है ना कि वहाँ ट्रेनर्स होते हैं, इनको कराया जाता सिखाया जाता है, इनकी ग्रोमिंग होती है, ठीक है। तो इनके एक्ट को देखते हुए भी तो बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है। और मैं जो एक पॉइंट सुनना चाह रहा हूँ, आप पॉइंट बता नहीं रहे जो वो किस ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। देखिए ना, अगर स्टोरी सुनानी है, वो स्टोरी पुलिस वाला भी आकर सुना सकता है, टीचर भी सुना सकता है, मैं भी सुना सकता हूँ। एक्स क्रिमिनल्स का क्या इम्पैक्ट आएगा, आपने क्या कहा सर जी? चलिए ठीक, अब आप वैसे पॉइंट पे आ गए। देखिए, जिसके साथ हुआ होता है ना, अगर वो आके खुद बताता है ना, तो वो स्टूडेंट को ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसका मेन पॉइंट ये बने, मैं तो स्टोरी सुना रहा हूँ जी, एक क्रिमिनल के साथ ये हुआ, पुलिस वाला कहेगा जी एक ऑफेंडर पकड़ा तो उसके साथ ये हुआ। तो मैं एक सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, मैं कहूंगा जी मैं क्रिमिनल था, मैंने ये किया, मेरे साथ ये बात। जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है, फर्स्ट कांटेक्ट, स्टूडेंट को शायद वो ज्यादा इम्पैक्ट कर दे। अब इसका एक पॉइंट बन सकता है कि टीचर्स का शायद इतना इम्पैक्ट क्रिएट ना हो, जिसके साथ गुजरी है वो आके खुद बताए ना क्या हुआ। अब जैसे आपने कहा जी मेंटल डिप्रेशन में चला गया, हो सकता है उसको कोई फिजिकल असॉल्ट किया हो, वो दिखा सकता है, देखिए मेरी बॉडी पे निशान देखे जरा, ये उसके लाइक कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, आपने सेहत की बात की है, वो दिखाए ये मेरी क्राइम से पहले की पिक्चर है, एंड दिस मच टाइम आई स्पेंट इन द जेल एंड सी हाउ आई लुक नाउ। ये जो इम्पैक्ट है ना, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का, ये इसका एक बड़ा सॉलिड पॉइंट बन सकता है कि हाँ, क्रिमिनल्स को क्यों हमें अलाउ करना चाहिए। मेकिंग सेंस? वो तो फिर सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन में आ जाएगी, फिर वो खुद आके दिखाए थे कि और चीज है। बात समझ आ रही है? आप बीती जो खुद सुनाता है ना, उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है, स्टूडेंट को लगता है इसके साथ हुआ, मेरे सामने खड़ा हुआ। दैट वाज द डिफरेंस। क्या है, हम्म। उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने खुद आपको बताया था कि उन्होंने क्या सीखा क्या, तो वो जब टीचर्स बता रहे थे तो इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उनको बुलाया तो काफी गजब लोग लोग वहीं पे अलर्ट हो जाते हैं कि इसके साथ हुआ, इसको देखो। दैट इज ठीक है। अब उसके तो और चीजें आ सकती हैं। आप उनको अकेला ना छोड़ें, आप उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें, टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, ऑफिशियल्स हों, उसके दरमियान वो अपनी स्टोरी सुनाए, जैसे आपने भी एग्जांपल दी। यही एक्सप्लेनेशन है और यही एग्जांपल है। अब आप देख रहे हैं कंटेंट कैसे क्रिएट होता है। इट्स जस्ट द करंट अफेयर्स, टॉपिक जो मर्जी आ जाए, आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, काम हो जाता है। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि यार एसेस पढ़ते रहा करो, डिफरेंट एसेस पढ़ो, और उस पर सिर्फ आइडिया लो लिखा क्या होगा, क्वेश्चन क्या है। स्ट्रक्चर तो आपको बता दिया, स्ट्रक्चर तो आपके सामने है, कितने वर्ड्स लिखने हैं, कैसे लिखना है, आइडिया लिया, यहाँ पे डाल दिया। मेकिंग सेंस? एक और बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है जो आ जाता है, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। अभी इस पे खैर मैंने बड़ी देर होगी क्वेश्चन नहीं देखा, मगर आ जाता है। व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट लॉ एनफोर्समेंट के अंदर? डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट है। पाकिस्तान की बता दे कैपिटल पनिशमेंट क्या है? हैं। डेथ सेंटेंस, सजाए मौत, दैट्स अ कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, उम्र कैद भी इसमें आती, मगर उम्र कैद थोड़ी सी नीचे, क्योंकि यू स्टिल लाइफ, बट डेथ सेंटेंस इज अ कैपिटल पनिशमेंट। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई दफा कि आप भी तो क्राइम ही कर रहे हैं, एक शख्स को मार रहे हैं, तो अपनी ओपिनियन दें इसके ऊपर। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, कि अगर हमने उसको कैपिटल पनिशमेंट दी और सारे एग्री हैं, तो ये बात किस तरफ जा रही है? आप नहीं क्राइम कर रहे हैं, आप नहीं एक जिंदगी ले रहे हैं, तो फिर ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इसीलिए कई मुल्कों में कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस नहीं है, वहां पे उम्र कैद ही है, वो किल नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत देर तक ऐसे ही रहा है, मगर एज पर द लॉ कैपिटल पनिशमेंट इज। फिर कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर आगे सवाल आ जाते हैं, देनी कैसे? हाँ, क्या क्या तरीकेकार है कैपिटल पनिशमेंट के, ये तो पता ही होगा। तिलक का या पाकिस्तान में तो हैंगिंग है, और क्या है? आज का दुश्मन पुलिस मुकाबले पुलिस मुकाबला इज डिफरेंट। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक चेयर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंजेक्शन अवेलेबल है, गैस चेम्बर्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना, नेट पे जाके देखना, सारा कुछ पढ़ा होगा। इस पे भी क्वेश्चन, अब ये डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उस पर अगर आपने कुछ भी पढ़ा होगा ना,
एग्जाम में आप इसको जोड़ तोड़ करके लिख सकते हैं, ज्यादातर कॉमन टॉपिक्स आते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल क्रिएट करके दिया है, टॉपिक कहाँ तक आ सकते हैं। गुड। अगर आपने एक बार क्राइम पे पढ़ लिया ना कुछ भी और उसके चीजों को देख लिया, तो यू कैन इजीली मैनेज द टॉपिक। जी मिस जी। लाइक क्लाइमेट इफेक्ट्स जैसे हम बताएंगे, और उसमें पोल्यूशन भी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, फिर डिफोरेस्टेशन भी है। आपको ये काफी सारे आइडियाज है, तो अगर हम एक एक आइडिया को मतलब जैसे टू मतलब मेन पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में हम डिफोरेस्टेशन कर दें, उसको एक्सप्लेन उसके एग्जांपल जैसे, और दूसरे में फिर ठीक है, दूसरा आइडिया उसको कर आपका भी क्वेश्चन अच्छा, इसको भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज कोई ऐसा टॉपिक आ गया, आपकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है उसके ऊपर, जैसे मैम ने भी इन्वायरमेंट की बात की है। इन्वायरमेंट में आपके पास बेशुमार कंटेंट अवेलेबल है, आप ग्रीन हाउस को कम कर सकते हैं, आप डिफॉरेस्टेशन वाला टॉपिक उठा सकते हैं, आप CO2 इमिशंस पे गाड़ियों पे बात कर सकते हैं। अब आपके पास अगर 4-5 आइडियाज हैं और क्वेश्चन की अगर डिमांड है कि मल्टीपल आइडियाज है, तो फिर एक पैराग्राफ में एक आइडिया बहुत है। अब आपने देखना है इन 4 में से सबसे बेस्ट मैं कौन सा एक्सप्लेन कर सकता आउट ऑफ दिस 4। मेरे पास किसकी वोकैब अच्छी है, किस टॉपिक से रिलेटेड या किस आइडिया से रिलेटेड मेरे पास एक्सप्लेनेशन अच्छी है, मेरे पास एग्जांपल्स अच्छी हैं। उन चारों में से वो डिसाइड कर ले और वो बता दे। अगर आपके पास 3-4 आइडियाज है, दैट्स हाउ यू गो अबाउट। और अगर आइडियाज ही उतने हैं जितने एग्जामिनर ने डिमांड किया, फिर तो चॉइस नहीं है, फिर तो जैसा भी आता है उसको लिखना ही पड़ेगा। दैट्स हाउ यू डिसाइड। ठीक है। हाँ जी, आई बिलीव ये पैराग्राफ और इसके आइडियाज ये समझ आ गया। और आइडिया जो जनरेट होता है ना, ये पढ़ने से ही आता है। द मोर यू रीड, द मोर यू विल हैव टू स्पीक, द लेस यू रीड, यू विल नॉट बी एबल टू टॉक। गुड, दैट्स हाउ इट्स। ओके जी, आगे आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन इज अगेन यू आर लाइक समिंग अप, अगेन दिस इज वन पैराग्राफ। ठीक है, आपने बॉडी में मिनिमम 2 तो बनाने हैं। लेट्स सपोज अगर आपने ज्यादा भी बना लिए, तो कंक्लूजन एक सिंगल पैराग्राफ ही होता है। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड इट या मल्टीपल पैराग्राफ्स पे नहीं जाना। इसमें आप सिंपली क्रक्स ऑफ द मेन पैराग्राफ, क्रक्स वर्ड का मतलब होता है रिजल्ट। आपने जो इस पैराग्राफ में लिखा, अगर मैं कहूँ यार इसका एक लाइन में मुझे कोई रिजल्ट दे दें, क्या ना क्या जा रहे हैं 1 लाइन। या अगर मैं कोई इस पैराग्राफ को हेडिंग ले दें, क्या हेडिंग देंगे आप इसको, उसको आप यहाँ पे अगर लिख दें, तो दैट इज ऑटोमेटिकली योर रिजल्ट कि मैंने इस पैराग्राफ में क्या बताया। सेम गोज हियर, 2 पैराग्राफ्स बनाए हैं, 2 लाइनें नीचे आ जाएंगी, वो 2 लाइनों को इधर लिख दें, और उन्हीं लाइंस के अंदर अपनी सिर्फ ओपिनियन ऐड करनी है आपने। अगेन आई बिलीव इन माई ओपिनियन, अगर आप दोनों के साथ हैं, दोनों के साथ डिपेंड करता है ऐसे क्या आया था, उसको आप उस तरह से डिवाइड करते हैं। हाँ जी, स्ट्रक्चर समझ आ गया। आज का इरादा कुछ और था, मगर हो कुछ और गया। तो ना, सोचा कुछ और था, कुछ और हो गया। सोचा था आज आपसे लिखवाऊंगा, मगर अब टाइम नहीं है लिखने का। व्हाट वी गोना डू इज वी गोना रीड द essay and then we will have a discussion on the same essay. ये इसका क्वेश्चन है, नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है ऑनलाइन फ्रेंड्स, मैंने ये ग्रुप में भी मैं सेंड करवा देता हूँ। आप काइंडली इसको वहां से देख लें, इजी हो जाएगा। क्योंकि पूरे पेज पर अगर मैं करूंगा तो ये पूरा नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, इसको रीड करते रहें, फिर इस पे बात करते हैं। एक्चुअली
ऑनलाइन फ्रेंड्स जब रीड कर लें जस्ट गिव मी अ थम्स अप और यहाँ टेक्स्ट कर देंगे यू आर डन, देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। आई वांट टू एडवाइस, इसको पढ़ना कैसे आपने, ठीक है। जैसे मैं अभी बताने लगा हूँ, अगर आप इसको वैसे पढ़ेंगे तो इंटरनेट पे जब आप जाके कोई भी ऐसे पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली पढ़ना क्या था। पहली चीज़ आपने नोट करनी है कि स्ट्रक्चर के मुताबिक पढ़ना है बस इसको, कि पहले पैराग्राफ में क्या इसी टॉपिक को पैराफ्रेज किया है, और दूसरा आपसे अगर दो सवाल पूछेंगे तो क्या इसका आंसर लिखा है। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें ओपिनियन का इजहार किया, आई मी या माई का वर्ड कहीं लिखा हुआ है। ये तीन चीज़ें आपने हमेशा देखनी है। अगर ये है तो ये इंट्रो ओके है, कोई चीज़ मिसिंग है आप उसको पढ़ लें, मगर है कि स्ट्रक्चर आपने आगे पीछे नहीं करना। व्हेन यू गो टू द मेन पैराग्राफ, जितने भी हैं आपने देखना है इसमें आइडिया कहाँ लिखना है। आइडिया हमेशा टॉप पे पोस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना उस आइडिया को, इधर में लिख देता हूँ, आइडिया को एक्सप्लेन किया हुआ है और क्या एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन मर्ज हैं तो क्या वो इतना एक्सपेंडेड है कि आइडिया अपना लाइक कन्वे कर रहा है आपको, क्या आइडिया क्या कहना चाह रहा था। क्या आपको लग रहा है कि जितनी बात लिखी उसे आपको समझ आ गई आइडिया की, इफ इट्स देयर गुड टू गो। अगर आपको लग रहा है यार बात समझ नहीं आई, इट मीन्स कि एक्सप्लेनेशन कम थी। ये एक इंडिकेटर है कि यार इसमें कोई एक आधी लाइन या एक आधी बात और होनी चाहिए। सेम गोज विद द सेकंड पैराग्राफ, आपने देखना फॉर्मूला एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर दो आइडियाज हैं तो क्या दो दफा एक्सप्लेनेशन या कोई दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह जब आपने कंक्लूजन में जाना है आपने देखना है कि क्या इसके अंदर दोनों पैराग्राफ्स का क्रक्स रिजल्ट अवेलेबल है, प्लस क्या इसके अंदर ओपिनियन स्टेटमेंट है। अगर ये सारी चीजें हैं आपने बार बार अपना फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। अभी भी जब आप पढ़ेंगे आपने इसको पूरा एग्जीक्यूट करना है कि इसमें ये चीजें हैं या नहीं। बाकी चीजें फिर हम बाद में ऐड कर लेंगे। गुड, ठीक है। मैं क्वेश्चन का भी एक्सप्लेन कर दूँ। और जी, जो सबसे पहला काम है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप मुझे ये बताएं जिसकी टॉपिक स्टेटमेंट है, लेट मी हाईलाइट द टॉपिक स्टेटमेंट। डू वी अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट व्हाट दिस इज सेइंग? Yes. ओके, एनीबडी फ्रॉम द ऑनलाइन और फ्रॉम द क्लास तो मुझे उर्दू में समझा दे ये क्या लिखा हो। आप दो तीन लोगों को छोड़, और एनीबडी एल्स? चलिए बताएं मिस। कह रही हूँ, जैसे जैसे भी है वो जो कंट्री अभी तरक्की कर रहे हैं वो फाइनेंशियली तो उनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है, लेकिन जो एक वो खुशी वाला एलिमेंट है ना, सेटिस्फेक्शन, वो लोगों में पास्ट के रिश्ते तक कम हो गई है। पास्ट में लोग ज्यादा खुश थे जब वो और ये कहाँ पे हो रहा है खास तौर पे? डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर खास तौर पे जो खुशी का एलिमेंट है ना वो डाउन जा रहा है बिल्कुल है। उसने क्वेश्चन को फिर नैरो डाउन कर दिया, ये चीज़ तो समझनी है आपने। इन recent टाइम्स, आजकल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज हेल्प्ड मेनी बिकम रिचर बोथ इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये नहीं कि सिर्फ जो वेल्थी नेशंस है वही उसमें लोग अमीर हो गए हैं, जो डेवलपिंग उसमें भी हो गए हैं।
लेकिन हाउ एवर इसके बरक्स दोज इन डेवलप्ड कंट्रीज, अब उससे इसको नैरो डाउन कर, जो कि ऐसे मुल्कों में हैं जो कि स्टेब्लिश्ड हैं, जहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल है, आर नॉट एज हैप्पी एज दे वर इन द पास्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन ने एक्चुअली अब डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट ज्यादा कर लिया है, तो हमारा जो है ना फोकस डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा रहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है। इवन दो जो नीचे लिखा हुआ है वो डेवलपिंग में भी यही हो रहा है आजकल, बट है कि डेवलप्ड कंट्रीज को टारगेट करके चलना है। गुड। पहली तो चीज ये है कि आपको डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के नेशंस का डिस्टिंक्शन या फर्क पता होना चाहिए। हाँ जी, क्या फर्क है दोनों में? सर डेवलप कंट्रीज जो तरक्की याफ्ता हैं, जो उनके फिनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग कर चुकी है, ठीक है, और डेवलपिंग जो अंडर प्रोसेस है, लाइक जैसे पाकिस्तान। बस बिल्कुल ठीक है, यही होगा। ठीक है। तो जो खुद कफील कह सकते हैं, जो अपना बोझ खुद ही उठा रहे हैं और अपने सारे मामला खुद ही देख रहे हैं, डेवलप्ड के अंदर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। किस में आता है? ग्रीन में आता है। उसका उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया, अब उसको डेवलपिंग ही बोलते हैं सारे। डिप्राइव्ड नेशंस पहले था, या पुअर कंट्रीज, वो ना वर्ड चेंज हो गया था। अभी बस दो कैटेगरीज बन गई, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। ठीक है। तो डेवलपिंग के अंदर ही हम अभी, ठीक है, हमारे पे भी बहुत सारे लाइक कर्जे हैं, तो अब हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। हाँ, वैसे देखा जाए तो हम कई मुल्कों से बेहतर, हमारे पास, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वी आर क्वाइट एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, मजे की बात है कि याद आ गई। ठीक है। मैं इसको रिकॉर्डिंग में नहीं लेता, वैसे बता देता हूँ। All right, जी. So the question is about the economic growth on one side, but at the same time इकोनॉमिक और उसने हैप्पीनेस को जोड़ा है। बेसिकली इसने पैसे और खुशी को जोड़ा है, और जो कि एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? नो। मेरा ओपिनियन फर्क है इस पे। समटाइम यस। मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। बहरहाल आप कह रहे नो तो ठीक है, मान लेते हैं। सो दैट्स द क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है। अब पहला तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है, जो टू पार्ट क्वेश्चन की कैटेगरी है, टू पार्ट क्वेश्चन में हमेशा दो क्वेश्चन मार्क आते हैं, और वो आपको दो स्टेटमेंट से ज्यादा से दे देता है, दो सवाल पूछते हैं। पहला है कि उसने कहा जी ऐसा क्यों है, ये ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है, वाई पीपल आर नॉट हैप्पी even though they have developed country, they have money, they have everything, why they are not happy? And at the same time पूछा कि फिर इससे हम सीखते क्या हैं, व्हाट डू वी लर्न, कि अगर पैसा है तो फिर खुशी क्यों नहीं, तो हमें सीख क्या मिली यहाँ से। इन दोनों पे बात करें, दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। टू पार्ट क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चंस बड़े डायरेक्ट होते हैं, वो बहुत घुमा के बात नहीं पूछते। टॉपिक दिया, उसने दो सवाल आपसे पूछनी है। अगर आप इसको ब्रेकअप करो तो इट्स वेरी सिंपल। इंट्रो क्योंकि एक पैराग्राफ है, तो आपने इंट्रो में इन दोनों का जिक्र करना है। ठीक है। कंक्लूजन एक पैराग्राफ है, तो आप दोनों को कंक्लूड करेंगे, मगर जब आप बॉडी में जाएंगे, एक पैराग्राफ इसका बना दें और एक पैराग्राफ इसका बना दें, सिंपल सी डिवीजन है। सो दैट्स रियली इजी टू टैकल दिस क्वेश्चन कि इसको ब्रेक कैसे करना है। इन्हीं के साथ आप ऐड कर देंगे। ठीक है। लेट्स गो विद द इंट्रो, यहीं पे रखते हैं ताकि इंट्रो को हम यहीं से कवर कर लें। इंट्रो में मैंने कहा था जी दो काम होने, एक तो ये है कि आपका टॉपिक पैराफ्रेज्ड फॉर्म में नीचे हो, जस्ट टू गिव यू अ क्लियर डिस्टिंक्शन। तो जो ये टॉपिक है और जो लाइंस ये वाली लिखी हैं जो कि बोल्ड नहीं है, ये इसकी पैराफ्रेजिंग है। यही बात एग्जैक्टली सेम लिखी हुई है सेंस वाइज, बट द वर्डिंग इज डिफरेंट, जिसके लिए सिंपली आपको वोकैबुलरी चाहिए, जिसकी तैयारी भी यही है कि गो विद इंटरनेट, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता उसका पहले तो मीनिंग देखें और साथ उसका सिनोनिम भी देखें। ठीक है। और आइट्स में काफी वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, जैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग रिपीट होता रहना है, कंट्रीज रिपीट होता रहना है। एक बार आपने देख लिया कंट्री को मैं नेशन भी कह सकता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी, आपने चेंज कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर वो बार बार आता है, आपको बताइए इकोनॉमी को मैं फाइनेंस के साथ चेंज कर सकता हूँ या फाइनेंशियल के साथ चेंज कर सकता हूँ, इट बिकम्स ईजी। हाँ जी। इसमें कोई बात ना समझ आ रही, इट इज सिंपली द चेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड द स्टेटमेंट इज द सेम। ये जो पैराडॉक्सिकली, इसका क्या मतलब होता है? ये हाउएवर का ऑल्टरनेटिव। ठीक है। जरा फैंसी वर्ड कर दिए, आयट्स में थोड़ा सा फैंसी हो जाएगा तो फिर वो उसको अच्छा समझ लेते हैं। ठीक है। पैराडॉक्सिकली का भी मतलब होता है कॉन्ट्ररी, और हाउएवर का भी मतलब होता है कॉन्ट्ररी, इसके बरक्स। गुड। सो ये आपकी वोकैब डेवलपमेंट है। आप अगर एक लाइन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने हाउएवर से लिख लिया, उसी वर्ड को डिक्शनरी में पेस्ट करें,
और डिक्शनरी से पूछे यार इसका कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव वर्ड अवेलेबल है, अगर मैंने अपनी वोकैबुलरी इनहेंस करनी है तो। ये तो हो गया ना जो आपके पास अवेलेबल है। डिक्शनरी आपको एक अच्छा वर्ड देती है, उसको सेंटेंस पे लगाएं। अगर तो आपको समझ आ रही है कि इट्स मेकिंग सेम सेंस वर्ड चेंज करने के बाद तो गुड है, नहीं तो हमें दिखाएं, हम उसको चेक करते हैं। ठीक है कि यार ये इसको अल्टरनेटिव लगाया है सर जी, ये ओके है, सो विल टेल यू या इट्स ओके और नॉट। अगर वो ओके नहीं है तो हम कहेंगे यार इसको चेंज कर लें, और अगर वो ओके है तो विल गिव यू थम्स अप। फिर वो आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें कि यार इस वर्ड का ये ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हर वर्ड या हर सिनोनिम हर जगह पे इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाता है। उसके बाद आपके दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा होगा। ठीक है, इन माई परस्पेक्टिव, ये आपकी ओपिनियन स्टेटमेंट आ गई, इसको आपने ओपिनियन में कन्वर्ट किया। और ये दिस ट्रेंड स्टेम्स प्राइमरीली फ्रॉम मॉडर्न लाइफस्टाइल चेंजेस। पहला से पूछा जी ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है का जवाब है कि जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना आज के दौर का, ये उसकी वजह से स्टेम्स फ्रॉम, इसका मतलब कि यहां से निकला है, रूट जिसको हम कह सकते हैं। दिस ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड? ये जो आज आपका है कि आप हैप्पी नहीं है, ये वाला ट्रेंड कहाँ से निकला? पैसे होने के बावजूद हैप्पी नहीं है, तो ये जो ट्रेंड है ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। ठीक है, अब हम इससे सीख क्या सकते हैं? एंड इट हाईलाइट्स दैट मनी अलोन कैन नॉट गारंटी या गारंटी लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट होता है हैप्पीनेस। हैप्पी का एक जो अच्छा ऑल्टरनेटिव वर्ड है वो कंटेंट है। गुड, तो हमारे दोनों वर्ड्स आ गए। मीन्स कि हम इससे सीख क्या रहे हैं? सीख क्या रहे हैं कि पैसे से अकेले खुशी तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो लिखते हुए मैंने वही स्टैंस लिया जो आप लोगों का था कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। यार वो पर्सनल ओपिनियन है, वो फिर उसमें एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करना पड़ना था, यहाँ तक ठीक है। अभी गुड। देखिए, ऐसे लिखते हुए आई ऑलवेज राइट दोज थिंग्स जो कि ऐसे को फुलफिल कर दें। मेरी पर्सनल ओपिनियन अपनी जगह पे है। ये आपने हमेशा देखना, आपने नंबर लेने एग्जामिनर से। ठीक है, सारे दिल की बातें भी लिख सकते हैं, मगर है कि वो एग्जाम नंबर दे हमें, तो आपने नंबर वाली गेम करनी है। ठीक है, हाँ जी, हमारा फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है। What is कौन सा? व्हाट इज दिस? इसका? व्हाई इज दिस? ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। ये क्यों का जवाब लिखा होगा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, अब आगे नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन आएंगी। अब हम चलते हैं पहले पैराग्राफ पे, जो कि एक्चुअली आंसर कर रहा है कि व्हाई इज दिस। अब राइटर ने जब कह दिया है कि जी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, अब आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल, हैप्पी और वेल्थ, इन सबको जोड़ना पड़ेगा इकट्ठा, तब आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? मेनली टॉपिक क्या था कि पैसे भी हैं, आप खुश नहीं हैं, हमने कह दिया कि जी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हुआ। अब उसकी एक्सप्लेनेशन आने दी। ठीक है, सबसे पहले आपका कनेक्टर कि मेरा पहला मेन रीजन ये है। इसका फर्स्ट मेन रीजन भी कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं, फर्स्ट भी कह सकते हैं, जैसे आपने लिखना है। वन प्राइमरी रीजन फॉर वेनिंग या वेनिंग हैप्पीनेस। वेनिंग का क्या मतलब होता है? डिक्रीज होना, फेड ऑफ हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता कम होना। ठीक है, for waning happiness in developed countries is the shift towards isolated टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफस्टाइल्स। अब ये उसी चीज को जो यहाँ पे लिखा ना मॉडर्न लाइफस्टाइल, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि आजकल का लाइफस्टाइल क्या है, अकेला और टेक्नोलॉजी ड्रिवन। दैट्स द मॉडर्न लाइफस्टाइल। प्रीवियसली, अब जो आप पास्ट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स एंगेज्ड मोर इन फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड आउटडोर रिक्रिएशन which fostered strong social bonds. फोस्टर का क्या मतलब होता है? इनकरेज करना, और आपने क्या बोला? ठीक है, पढ़ाना। ठीक है, फोस्टर का मतलब होता है आमतौर पे परवरिश करना। ठीक है, फोस्टर हाउस से सुने मैं? फोस्टर हाउस क्या होते हैं? फोस्टर हाउस, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, उसका एक और नाम है। ऑर्फन हाउस, यतीम बच्चे, यतीम खाना सुना हुआ है? फोस्टर हाउस। ठीक है, वैसे ऑर्फन हाउस और फैंसी वर्ड फोस्टर हाउस। ठीक है, फिर फोस्टर फैमिलीज का सुना हुआ है? ठीक है, ऐसी फैमिलीज जो बच्चे अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, उनके बच्चे नहीं होते, वो अडॉप्ट करते हैं, फिर उन बच्चों को पालते हैं।
ठीक है, अक्सर कहते हैं फॉस्टर फैमिलीज। हमारे यहाँ पे तो लाइक अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे फोस्टर हाउसेस बने होते हैं, उनका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि कांटेक्ट में होती हैं, तो वो उन फैमिली से खुद रब्ता करते हैं, ऑर्फनेज वाले, कि अगर आपने कोई बच्चा फॉस्टर के लिए लेना है तो ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, कई बार लोग पैसे दे देते हैं जिमखाने में, एक बच्चे का बोझ उठा लेते हैं। उसकी को हम रिवर्स करते हैं, हम कहते हैं ये बच्चा अपने घर ही ले जाओ, खुद ही बोझ उठा लें, फॉस्टर फैमिलीज। ठीक है। हाँ, आमतौर पे अगर जो आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं, सारी देखिए चीजें लिंक्ड हुई हैं, सिर्फ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, सेम चीज है। यहाँ पे फोस्टर को इसी तरह यूज किया है कि किसी चीज की देखभाल करना या किसी चीज को इनकरेज करना, यहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है। तो विच फॉस्टर्ड स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स, कि जब वो फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते थे और आउटडोर रिक्रिएशंस होती थी तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता था सोशली। ठीक है। अब ये देखिए, ये आइसोलेटेड की बात हमने यहाँ पे की और यहाँ पे हमने प्रीवियसली क्लियरली बात की कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। However, modern lifestyles are increasingly centered around digital entertainment and virtual interactions. ठीक है, ये वही वाली बात होगी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। फॉर इंस्टेंस, आफ्टर अ लॉन्ग वर्क डे, many unwind क्या होता है? लूज करना, लूज करना, और वाइंड मतलब राइट, टाइट करना। ठीक है। आप इसको कैसे याद रखिए, वाइंड मीन्स बांधना, टाइट करना, अनवाइंड मीन्स खोलना। तो जब आप काम से वापस आते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, मीन्स पूरे दिन की थकान होता है। अनवाइंड कैसे? बाय वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड ब्राउजिंग फेसबुक और टिकटॉक। आज के दौर की बात आ गई, रिसेंट टाइम्स। ठीक है। ऑल्दो दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। व्हाट इज ग्रेटिफिकेशन? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सारे वही वर्ड्स हैं। They often lack depth and fail to fulfill a meaningful in-person interaction. वो आइसोलेटेड वे में तो आपको ओके कर रहा है, मगर एक्चुअली आप जो इन डेप्थ एक इंटरेक्शन होती है उससे आप जो है ना दूर होते जा रहे हैं। ठीक है। अब आगे सेकंड, ये तो हो गया पहले पॉइंट की सारी एक्सप्लेनेशन। एक रीजन थी, अब हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल और उसका इम्पैक्ट सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी की सारी आइसोलेशन पे जा रही है और कंपैरिजन किया बीच में, पहले क्या होता था और अब क्या हो। पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट सेकेंडली, ये भी आपका कनेक्टर है, द प्रेशर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। व्हाट इज कंटेम्प्रेरी? सर, हम असर, और बताएं कोई वर्ड? सर, मौसर नहीं, और इंग्लिश में कोई बताएं? कंटेम्प्रेरी। यार वो आजकल इतने प्रोग्राम आते हैं डांसिंग, उस पर कहते नहीं कंटेम्प्रेरी स्टाइल में डांस करें। कौन सी ट्रेनिंग? प्रेजेंट, करंट, प्रेजेंट, ये रिसेंट टाइम का एक और अल्टरनेटिव है। अब वोकैबुलरी मिल रही है। दिस इज हाउ यू पिक अप द वोकैबुलरी। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मींस प्रेजेंट सोसाइटी, आज के दौर की बात कर रहे हैं। सेकेंडली, द प्रेशर्स ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी कर लेते हैं, हैव इंटेंसिफाइड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आजकल के दौर ने बड़ा लाइक इंटेंसिटी क्रिएट कर दी, एंजाइटी कर दी है। द रिलेंटलेस परसूट, रिलेंटलेस क्या होता है? और बताएं यहाँ पे क्या होगा? बेलगाम, और इंग्लिश में बताएं? अनथक, लगातार, रिलेंटलेस। परसूट क्या होता है? आप तो कह रहे थे आपने मीनिंग्स देखे हैं। ताकुब करने के अलावा आप यहाँ पे और बताएं, सही बता रहे हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। चलिए ताकुब करना ही ठीक है। अनथक, ताकुब करना किसका? सक्सेस इन मटेरियल वेल्थ। 24 घंटे काम करना है, पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं, ये भी खरीद ली, वो भी खरीद ली। ये आजकल के दौर की बात हो रही है। ठीक है। सेकेंडली, द प्रेशर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है। सोसाइटी हैव इंटेंसिफाइड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। द रिलेंटलेस परसूट ऑफ सक्सेस एंड मटेरियल वेल्थ हैज लेड टू एक्सेसिव वर्कलोड्स। ये अब उसका सेकंड एक ओपिनियन आ गया। ऐसे दौर में आ गए कि जहां पे अब मटेरियलिस्टिक हो गया सारा कुछ। इन कंट्रास्ट अर्लियर क्या था? Generations who valued layer and personal connections. Today's professionals often prioritize financial stability at the expense of
वेलबींग। ठीक है, अब ये ऑलरेडी 124 वर्ड्स के ऊपर चला गया होगा, मगर है कि दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि प्रेजेंटली लाइफस्टाइल क्या हो रहा है। देखे ना, एक्चुअली ये हमारा मेन आइडिया था कि आजकल के ट्रेंड की वजह से मॉडर्न लाइफस्टाइल ने ना ये हैप्पीनेस को उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया है? अगर आप कहीं पे एंटरटेन हो रहे हैं तो वो आइसोलेटेड या सोलो हो रहे हैं, और अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो एक्चुअली प्रेशर बहुत ज्यादा है, पैसा भी आ गया बीच में, मॉडर्न लाइफस्टाइल भी आ गया बीच में, और आइसोलेशन भी आ गई बीच में। सारा कुछ एक्सप्लेन हो गया, टॉपिक के अंदर है कि एक्सप्लेन कर दी। मटेरियलिस्टिक है सारा कुछ आजकल। ठीक है, आप अपने किसी दोस्त को देख लें किसी रेस्टोरेंट में, तो फिर मैसेज नहीं करते मुझे नहीं लेके गए, मैं भी नहीं गया था यहाँ पे। फिर आप किसी दिन जाते हैं फिर उसको भेजते हैं, मैं भी होके आ गया हूँ। ठीक है, सारा बजट 5 महीने का आउट हो गया है, हो के जरूर आना है। फिर कपड़े, फिर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, सोशल मीडिया ने पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारी चीजें की, इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने ही है। सोशल मीडिया की वजह से ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी, ठीक है, और कभी कभी बहुत सीरियस और ड्रास्टिक मेजर्स हो जाते हैं। हमारी कंट्री में कितने वाकयात हुए, अभी कुछ दिन पहले भी एक वाकया हुआ टिकटॉक की वजह से, ऑल दैट। ठीक है, जस्ट सोशल मीडिया, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ऐसे भी हो वैसे भी हो। जब नहीं पता ना किसी के साथ क्या हो रहा है, आप बड़े सुकून में रहते। जब आपको पता लग जाए, अच्छा, मैं भी, तो फिर आप वैसी एंजाइटी और प्रेशर में आ जाए। ठीक है, सारा ऐसे जुड़ गया आपस में, खुशी उड़ गई, प्रेशर आ गया। ठीक है, अब एक हम इसे सीख क्या रहे हैं, ये तो हो गया कि वाई इज दिस। अब हमारा लर्निंग क्या है इससे? अब देखिए कनेक्टर देखें, आमतौर पे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, स्टूडेंट्स जो है ना एक फिक्स कनेक्टर बना लेते हैं। अगर आप ऐसे के मुताबिक कनेक्टर्स को थोड़ा सा चेंज कर लें तो आपका ऐसे और अच्छा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। द सिग्निफिकेंट लेसन, सिग्निफिकेंट का वर्ड तो कॉमन है, लेसन इसमें क्योंकि क्वेश्चन था कि सीखा क्या, तो फिर लेसन का वर्ड डाल देंगे, वो एक अच्छा लाइक ऐसा कनेक्टर बन जाएगा, एग्जामिनर को फील होगा ये अभी बनाया है कैंडिडेट ने। दैट शोज के कैंडिडेट की वर्ड यूजेज की एबिलिटी क्या है, उसने रटे रटाए कनेक्टर नहीं याद किए हुए। ये मोर ओवर, सच एज, इन कंट्रास्ट, सेकेंडली, फर्स्टली तो सारों ने लिखने हैं, उस पर भी नंबर मिलेंगे। मगर आप ये वाला स्टेप ले लेते हैं तो फिर आप एक अगले लेवल पे जा रहे हैं, फिर आपकी एक्सप्लेनेशन और हो जाती है। सिग्निफिकेंट लेसन क्या है जी? सिग्निफिकेंट लेसन फ्रॉम दिस फिनोमिनन, फिनोमिनन होता है कि इस टॉपिक के बारे में, इज दैट happiness is derived from a balanced and fulfilling lifestyle rather than material wealth alone। अब सीखने को ये मिल रहा है कि बैलेंस करना आना चाहिए, हैप्पीनेस अपनी जगह पे और मटेरियल भी चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हो सकता है ये, या कौन कौन कर रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन शुड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, अब ये देखिए जनरल एक्सप्लेनेशन आ रही है। अब मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए क्या? प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। कैसे करना चाहिए? सच एज, अब मैंने एग्जांपल लिया है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मैंडेटरी वेकेशन डेज एंड मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स। ये यहां तक सारा ही जनरल चल रहा है। अब इसको स्पेसिफाई किया है नेटफ्लिक्स के साथ। नेटफ्लिक्स सबने सुना हुआ है, कुछ है, किसी के लिए कोई एलियन वर्ड तो नहीं है ये? अच्छा, एलियन वर्ड का क्या मीनिंग होता है? एलियन, और अननोन वाला वर्ड में लेता हूँ, मखलूक नहीं कह सकते हम उसको। एनीथिंग विच इज अननोन टू अस इट्स एलियन। ये मखलूक के साथ जुड़ा जोड़ दिया गया। अब एक्चुअली मैं भी समझता था कि एलियन का मतलब है खलाई मखलूक। एलियन इज एनीथिंग विच इज अननोन टू यू। ठीक है, एलियन का मतलब है कि अननोन। नेटफ्लिक्स, अब बात वापस आते, एलियन वर्ड तो नहीं है ना, सब जानते हैं नेटफ्लिक्स क्या है, डन हो गया। नेटफ्लिक्स इज फेमस फॉर इट्स अनलिमिटेड वेकेशन पॉलिसी, allowing employees to take as much time off as they need, as they want, as long as they meet performance goals। अगर काम पूरा हो रहा है तो छुट्टियां ले लें, कोई हर्ज नहीं, जितनी मर्जी ले लें, काम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क लाइफ को बैलेंस करने का मौका देगी। आपको पुश नहीं करेगी जी काम है या नहीं, आपने दफ्तर आना ही आना, हाजिरी चाहिए। मगर जी काम हो गया, हमें कोई गर्ज नहीं है, छुट्टियां कर लें, लंबी वेकेशन ले लें, काम नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, दैट्स द रिक्वायरमेंट। अब डेफिनेटली उनका काम का तरीकाकार कुछ ऐसा होगा। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तो ये पढ़ा हुआ था, मैंने जब ऐसे लिखा तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब अगेन आप अगर इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो आप एग्जाम्पल्स नहीं क्रिएट कर सकते। फिर क्या होगा, आप कैसे में आप फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन माइनस कर दें, आप बस इतना ही लिखेंगे, अभी होगी जनरल एक्सप्लेनेशन। इसमें एग्जाम्पल भी आ गई है कि ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबल आवर्स देने चाहिए, मीन्स के अकोमोडेट करना चाहिए लोगों को, मैंडेटरी वेकेशंस देनी चाहिए और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मगर अगर आप इसको बता दें कैसे करना आगे, एक स्टेप और किसी की एग्जांपल दे दें, दैट मेक्स योर एसे स्टैंड आउट। अब वो कहाँ से आएगा, जब आप पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैं कहता हूँ यार आप अपनी कोई ऐसी एक वेबसाइट बना लें जो बिल्कुल नेटफ्लिक्स वाली सर्विसेज थे, नाम रख लेते उसका, क्या नाम रख लें उसका, एफएलसी रख देते हैं। एफएलसी का एक हम ऐसा चैनल बनाते हैं जो एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स की कॉपी हो। कोई एग्जिस्ट करता है अभी, नहीं ना, हाइपोथेटिकल बना रहे हैं। आप कह दें फॉर एग्जांपल एफएलसी फेमस फॉर इट्स अनलिमिटेड वेकेशन एंड ऑल दैट, सारा कुछ डाल दें। वो मशहूर हैं इस बात के लिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को एडजस्ट करते हैं, उनको मेंटली और फिजिकली रिलैक्स रखते हैं। ये वेल सर्टेन कंट्री का नहीं है ज्यादा प्रोमिनेंट है जनरल बात है, उसमें भी उसमें कोई क्योंकि आपका क्वेश्चन उसने पूछा है डेवलप्ड के ऊपर है, वो तो उसने एक एग्जांपल दी थी बस ऊपर, उसने टॉपिक को स्टार्ट किया। इस ऐसे में उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने क्वेश्चन एक्चुअली जो पेस्ट किया है वो डेवलप्ड के ऊपर करती है। नहीं, अगर वो क्वेश्चन के अंदर डेवलपिंग को भी डालता फिर उसको भी लेके आना था, हाउएवर वाली स्टेटमेंट एग्जैक्टली, ठीक है, उस पे उसने एक्चुअली सारा बेस कर दिया। पहले स्टेटमेंट में इंट्रो लिखा उसके अंदर हम उसको मेंशन हाँ, करें। क्योंकि पैराफ्रेज चुके हैं बात ही नहीं होता बाकी, बस। ठीक है ना, इसी को कहते हैं कि आपने क्वेश्चन के मुताबिक लिखना है। हाँ जी, बात समझ आई है। अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, यहाँ तो आपके पास सिर्फ जनरल एक्सप्लेनेशन हो और आप ये क्रिएट ना कर सकें, या आपने पढ़ा हो, या आप जब हमारे एसेस पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर दें, सेम चीज लिख दें, क्या फर्क पड़ेगा, आइट्स में ये चल जाता है। गुड। हाँ, अब नेटफ्लिक्स एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। नेटफ्लिक्स के बारे में अगर आपने कोई बात लिखनी है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, करेक्ट। एफएलसी के बारे में डाल दें, अपने नाम से एक वेबसाइट बना दें कि ये एक और वेबसाइट है, वो इस तरह का काम करती है, वो ओके, दैट यू कैन राइट, मीन्स यू कैन क्रिएट एग्जाम्पल्स। गुड, आइट्स के पेपर में चल जाएगा। अब आ जाते हैं आगे। मोर ओवर सोसाइटीज शुड encourage people to engage in meaningful social interactions and recreational activities। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, सोसाइटीज को ये करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टिंग टाइम इन हॉबीज, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स एंड सिग्निफिकेंटली enhance their satisfaction। अब ये एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल जनरल जनरल यहीं पे आ गई है, ठीक है। और इसी तरह हमने आगे भी बात कर दी, कंट्रीज विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन सोशल कोहेजन एंड मेंटल वेलबींग। जनरल बात चल रही, कंट्रीज कह दिया मीन्स कोई भी हो सकती है, मगर यहाँ पर से साथ ही नैरो डाउन कर दिया, सच एज डेनमार्क एंड फिनलैंड कंसिस्टेंटली रैंक हाईएस्ट इन ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। अब देखिए चीजें कहाँ से पता लगती हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अच्छे मैगजीन्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन की हुई है, सब्सक्राइब, ठीक है। और उनको मैंने अलाउ किया कि मुझे नोटिफिकेशन भेजें। जैसे ही मैं रोज सुबह उठता हूँ मेरे फोन पे कोई 15-20 नोटिफिकेशन आए होते हैं, और आते हुए मीन्स मैं टाइम इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उसको एक एक, उसमें सिर्फ हेडलाइंस होती हैं, ठीक है। ये कई बातें मैंने वहां से निकाल ली हैं, जैसे कौन से कंट्री में ऑयल रिजर्व ज्यादा हैं वो एक दे देता है, किस कंट्री के पास इस वक्त ऑयल्स बेचने के बाद भी रिजर्व्स बच गए हैं, किस कंट्री में किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। लाइक मैं पिछले दिन पढ़ रहा था रिपोर्ट, माइग्रेशन हो रही है बहुत ज्यादा, आप भी माइग्रेट कर रहे हैं, आपकी बात डॉक्यूमेंटेशन जब कंप्लीट होगी। 2024 के अंदर बिलियनियर्स ने कितनी माइग्रेशंस की हैं, जो ऑलरेडी बिलियनियर्स हैं और किसी कंट्री में रह रहे हैं, उन्होंने भी कंट्रीज छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चले गए। उसकी एक लिस्ट आई हुई थी, वो मैं पढ़ रहा था कि कितने बिलियनियर्स किस कंट्री से कहाँ मूव हुए हैं। फैक्चुअल डाटा, आप पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा। यकीन जाने मैंने तो पेपर नहीं देना अभी आइट्स का, मुझे तो अब जरूरत नहीं है, मैं फिर भी पढ़ता हूँ,
क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स देनी होती हैं, मैंने आपको समझाना होता है। आप लोगों ने जिन्होंने पेपर देना, आप नहीं कर रहे हैं। मुझे हार्डली मैक्सिमम शायद 5 से 10 मिनट्स लगते होंगे सारी 15-20 डिटेल्स को पढ़ने में, क्योंकि सिर्फ हेडलाइंस होती हैं। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग लगती है उसको मैं क्लिक करके आगे पढ़ लेता हूँ, अदरवाइज जस्ट ओवरव्यू, मोर देन इनफ। करंट अफेयर्स आगे, दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चाहिए, आइल्स वाले करंट अफेयर्स से उठाते हैं चीजें। गुड। हाँ जी, फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो गया इसके अंदर, आइडिया भी आ गया, एक्सप्लेनेशन भी आ गई और एग्जांपल भी। तो एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल आपके मिक्स होके आ सकती है। फाइनल बात जी, इन कंक्लूजन, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लोन इज इनसफिशिएंट फॉर जेन्युइन वेलबींग। ठीक है, ये हमारा ही ओपिनियन है जो हमने शुरू में दिया था कि पैसा अकेला नहीं। सो आई बिलीव अब ये ओपिनियन ज्यादा क्लियर उसने कर दी है। हैप्पीनेस शुड नॉट बी डायरेक्ट गोल बट रादर अ बाय प्रोडक्ट of pursuing more enriching life objectives and nurturing strong social connections. तो ओवरऑल इसमें ये कि पैसा भी कमाएं और हैप्पीनेस उसका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं। मीन्स जो भी आप करें उसका बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस होना चाहिए, सो दैट इवेंचुअली यू एंजॉय व्हाट यू डू। दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस एसेट। ठीक है, फिर ही आपको कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस मिलती है। गुड। इस पे कुछ सवाल है तो वो बताएं। तो जैसे मेंशन किया है कि ये डेवलप कंट्रीज को बाद में, उसी से आगे उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं ना कि अगर ये डेवलप कंट्री में ऐसा क्यों है और इससे हम क्या सीखते हैं। हाँ जी, ऐसे पैराग्राफ में तो कहीं भी मतलब ये मेंशन नहीं किया गया डेवलप कंट्रीज में ऐसा है, हम तो जनरली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आइडिया क्वेश्चन को मतलब पैराग्राफ। नीचे तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज आ गई हैं, ऊपर आप डालना चाहे तो किसी कंट्री का डाल दो। ये डेनमार्क और फिनलैंड सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो तो डेवलप कंट्रीज से रिलेटेड। इसमें ये है कि हम किसी डेवलप्ड कंट्री का नाम लेकर उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलें ठीक है, जब ये ऐसे लिखा गया है ना, उसमें तो देखें क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो हाई डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, तो इसलिए इसको नीचे इतना स्पेसिफाई करने की जरूरत थी। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज का रेफरेंस आना चाहिए था, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे ये भी आ रहा है और नीचे ये भी आ रहा है, तो पैराग्राफ्स उसको लिंक अप कर रहे हैं, डेवलप्ड की ही बात हो रही है। जैसे हम ये पैराग्राफ लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर, हम ये अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से लिख रहे हैं, हम इसमें आई मी माई क्यों नहीं यूज कर सकते। सर कर सकते हैं, मैंने आपको शुरू में कहा था कर सकते हैं, मैंने कब कहना था। मतलब फर्स्ट में जैसे वो थीसिस स्टेटमेंट देनी है, लास्ट में हाँ जी, इसमें भी कर दें, इसमें क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ है। जी। एक्टिव वॉइस में आप आई मी का वर्ड यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में आप थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, आयट्स में जब आप स्ट्रक्चर्स के ऊपर जाते हैं ना, वो डिमांड करते हैं कि ऐसे के अंदर पैसिव स्ट्रक्चर यूज करें। ग्रामर को भी तो पूरा करना है इसके अंदर, और इंट्रो के अंदर वो डिमांड करते हैं कि आप ओपिनियन दें, क्लियरली ओपिनियन दें, तो फिर इसलिए इसमें एक्टिव में चले जाना पड़ता है। आप यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पर भी कर दें, क्योंकि वो एक आधा लाइन ही ऐड होगी, सिर्फ आई का एक वर्ड ऐड होगा, तो वो कर सकते हैं। इसलिए वी प्रेफर के इंट्रो और कंक्लूजन में ओपिनियन दें, बीच में बहुत कम, कभी कभी रेयर केसेस में हम डाल देते हैं, अदरवाइज हम उसको पैसिव स्ट्रक्चर में ज्यादा दें। हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन हो। इंटरनेट पे जाके सिंपल लिखें आइल्स एसएस, ठीक है, अव्वल तो बेशुमार वेबसाइट्स खुल जाती है। मैं जब भी कहता हूँ आप इंटरनेट से पढ़ें, आई ऑलवेज प्रेफर कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए पढ़ें, इसमें लिखा क्या हो, स्ट्रक्चर के लिए नहीं। कंटेंट के लिए पढ़ लें और वोकेबलरी के लिए पढ़ लें कि अच्छे वर्ड्स कहाँ लिखे हैं, जुमला कैसे बना हुआ है, और कंटेंट क्या है। ठीक है, बस वो टॉपिक के मुताबिक होना चाहिए। स्ट्रक्चर बस जो हम बताते हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि इंटरनेट पे बेशुमार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल है, वो पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। नहीं, ये 300 से ऊपर का है। मैं भी आपको बता देता हूँ कितने वर्ड्स का। ये 328 वर्ड्स का, क्योंकि आई प्रेफर कि इसमें मिनिमम 100 वर्ड्स होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 200 वर्ड तो यहीं पे पूरे हो जाते हैं।
बाकी जो आपका इंट्रो और कंक्लूजन है ना, ये एक्चुअली आप बाउंड नहीं कर सकते। इंट्रो अगर लंबा आ रहा है, मींस टॉपिक लंबा है, तो पैराफ्रेज करते हुए आपके वर्ड ज्यादा लगते हैं। कभी कभी टॉपिक बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और इसी तरह कंक्लूजन भी है, वो वाइंड अप करते करते 30-40 वर्ड्स ले जाता है। अब जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बात हमने पहले भी अभी कवर की थी, एक्सप्लेनेशन अगर आपको लगता है ना कि इनफ है, तो दैट इज गुड। 100 वर्ड्स आर मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन। मगर कभी कभी अगर आपको लगता है कुछ एक आधी लाइन ज्यादा लिखनी है, तो इसको आप 100 से 120 की रेंज में ले जाएं। 120-125 की रेंज में ले जाएं, फिर आपके 250 वर्ड तो इधर ही पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, उस पे आपका काउंटर आ रहा होता है कि कितने वर्ड्स आप लिख रहे हैं, ठीक है। आइल्स में लोअर लिमिट पे डिडक्शन है, मींस 250 से लेस। अपर पे डिडक्शन नहीं है। इसलिए अपर की हम एक रेंज देते हैं कि 300 वर्ड्स तक आप जाएं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इवन दो 250 वर्ड के अंदर भी कभी कभी स्टूडेंट एक्सप्लेन कर देते हैं। होता क्या है कि उसमें एक ही आइडिया लिखे, तो लाइक 70-80 वर्ड मोर देन इनफ होता है एक्सप्लेन करने के लिए। बट आई पर्सनली थिंक दैट इज बिट लेस। वोकेबलरी ऑब्वियसली आप साथ साथ उसको प्रिपेयर करते जाएं। जितनी अच्छी वोकैब होगी, ऑब्वियसली आइल्स में फिर वो वोकैब वाले सेक्शन में आप ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें वोकैब के स्पेसिफिक नंबर्स उन्होंने रखे हैं। हाँ जी। हाँ जी, मगर यूजेज पे डिपेंड करता है, आपने सही जगह पे यूज किया। मैंने भी किया है, देखे ना, सेकेंडली यूज किया हुआ है, मोर ओवर भी यूज किया है। मगर कुछ है कि जो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, इस तरह के, तो ये जरा थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। नहीं मिस जी, ये आपको समझाने के लिए किया हुआ है सारा कुछ। आप जब लिखेंगे तो बोल्ड नहीं करना होता, ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होगी आपके पास। और जी, ऑनलाइन फ्रेंड्स, आपका कोई सवाल हो? आप दोनों क्लियर हैं? आप दोनों के जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि ऑलरेडी 3rd-4th वीक चल रहे हैं, आपके वो वाले क्वेश्चन है जो फर्स्ट वीक में होने चाहिए, कि ओपिनियन कैसे देना है। क्योंकि सर मैंने कुछ ऐसे पढ़े हैं ना, तो वहां से फिर मैंने खुद एक ऐसे लिखा है उस पे। फिर हालांकि मैंने दी हुई थी ओपिनियन, आपके पास नहीं दिया है, तो वहां से थोड़ा सा ठीक है, तो हम, मेरा ख्याल है मैंने इसको आपको क्लियर भी किया था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ स्ट्रक्चर हमारा फॉलो करें, कंटेंट के लिए पढ़िए। क्योंकि अगेन इंटरनेट पे जाएंगे, वो तो एक समुंदर है, वहां पे तो हर किसी ने अपने हिसाब से लिखा होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि अक्सर लोग जो हैं वो पैरामीटर्स की नॉलेज नहीं रखते हैं। अब वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो टीचर्स के लिए है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, जैसे हम आपको कोचिंग दे रहे हैं, तो फिर वो हमारा काम है कि हमें पता हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर वो आपको पढ़ने चाहिए कि यार ऐसे चेक कैसे होगा, मुझे क्या क्या चीजें इसमें लिखनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वेर यू गेट इट। इसके अलावा अगर आप कैम्ब्रिज की बुक्स ओपन करते हैं, आइल्स वालों ने वहां पर कई ऐसी बुक्स हैं, उसके अंदर सैंपल एसेस दिए हैं हमें। उन्होंने नहीं लिखे हुए, स्टूडेंट्स के एसेस उन्होंने पेस्ट किए हैं, ठीक है। और उस पर बकायदा बैंड्स लगे हुए हैं, कितने बैंड कैसे, आप वहां से देखेंगे वो चेक कैसे करते हैं। बट अगेन, अगर आप ये सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा काम है, इसलिए हम आपको चेक करके देते हैं, हम आपको बैंड्स लगा के देते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। वो तो फिर एक एक्स्ट्रा हैसल हो जाएगी आपके लिए। मेकिंग सेंस? ये चीज़ है। तो इसलिए इंटरनेट पे बहुत कुछ है। मैं किसी के खिलाफ नेगेटिव कमेंट नहीं करता, और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई शख्स अपनी समझ के मुताबिक कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल अगर किसी ने भी कंटेंट पेस्ट कर दिया इंटरनेट पे, वो ये चाहेगा कि गलत और लोग मुझे बातें सुनाए। क्या ख्याल है? अगर कोई कह रहा है जी मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मेकिंग सेंस, मगर उसको जितना आता है उसने उतना ही पढ़ाना। तो इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए सारों को। हाँ, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, उनसे पूछ लें, या अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो उनसे पूछ लें कि सर ये पढ़ा है, जैसे आपने भी कहा, वी कैन गाइड यू कि हाँ ये ठीक है कि गलत। ठीक है ना? अच्छा है, सोशल मीडिया पे सही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मर्जी करी जाओ, सब ओके है, ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ जी, ऑल सेट। और कोई सवाल? नो? ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। दर्शन की अभी फ्रीडम नहीं है, वो बड़े